हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही ताजा जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। ताजे से मतलब ये अभी कल ही आया है, 14 जून 2021 को बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। और इस जजमेंट में आपके लिए बहुत राहत भरी खबर है, यानी कि जजमेंट सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 304 से रिलेटेड है। तो आप जितने भी लोग हो, सबके मन में अधिकतर ये चलता है जब आपकी वाइफ की टेंडेंसी ऐसी होती है कि छोटी छोटी बातों पर सुसाइड की धमकी देती है, तो आपको लगता है कि अगर कल को इसने ऐसा कोई आत्मघाती कदम उठा लिया तो कहीं हम फंस ना जाएं। तो ऐसे में कई बार आप सोचते हैं कि पुलिस को हम कोई एप्लीकेशन दे दें, कई बार कुछ और विचार करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसी पर पूरा ये केस है, यही पूरा जजमेंट है। तो ये पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं। और ध्यान रखिएगा, यदि आपकी वाइफ अपने मायके में है और इस प्रकार का कोई कदम उठाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मायके वालों पर आएगी, आप पर नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत केवल तब है यदि आपके घर में रहते हुए इस प्रकार का कोई इंसिडेंट हो जाता है या फिर वो कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है और कोई अनहोनी घटना घट जाती है, तो उसका पूरा ब्लेम आपके ऊपर आएगा, चाहे आपने कुछ किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आप लीजिएगा इस जजमेंट के थ्रू। मैं आपको साथ साथ प्रिकॉशन भी बताऊंगा और साथ ही इस जजमेंट का हवाला भी दूंगा कि इस जजमेंट में कोर्ट ने सारी चीजों को कैसे कंसिडर किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, समझिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी कोई लीगल वीडियो लेके आऊं, लेटेस्ट अपडेट लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। अभी मैंने प्रोग्राम बनाया है कि मैं आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर के आऊं। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रही है, मैं पिछले काफी समय से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मेरे चैनल पर कुछ इश्यू है जिसकी वजह से बार बार लाइव स्ट्रीमिंग जो है कैंसिल हो जाती है। इसलिए दोस्तों अब मैंने डिसाइड किया है कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक लाइव सेशन लेके आ रहा हूं, जिसके लिए मैं दूसरा चैनल यूज करूंगा, दीपिका मैडम का चैनल कानूनी सोच। उस पर मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग लेके आऊंगा और आप सब लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और साथ ही वो लोग जो कि कंसल्टेशन की फी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, बहुत सारे उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दीपिका मैम के चैनल कानूनी सोच का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर के जाकर के उनके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी ये लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए और आपसे ये मिस ना हो। दोस्तों अब आज के मामले की बात कर लेते हैं। ये मामला ऐसा था कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, उनका लव अफेयर था कॉलेज के टाइम से। 2008 में लड़की ने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर लड़के से शादी कर ली। 2009 में लड़की के पिता ने कंप्लेंट लिखा दी कि लड़की को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, डाउरी की मांग की जाती है, और ऐसा उनकी लड़की तब बताती है जब वो अपने मायके आती है। सितंबर 2009 में लड़की के पिता को फोन आया कि जो उनकी लड़की है उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो जब लड़की के पिता हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां देखा कि लड़की जगह जगह से जली हुई थी, और लड़की से जब उन्होंने पूछा तो लड़की ने बताया कि उसके सास ससुर ने उसे मारने के इरादे से उस पर केरोसिन ऑयल डाल करके आग लगा दी है। साथ ही दोस्तों इस एफआईआर में यह भी लिखवाया गया था कि लड़की को फोर्सफुली ये कहा गया कि मेडिकल ऑफिसर के सामने ये बयान देने हैं कि टेबल लैंप जो है वो गिर गई थी, उससे तेल वहां पर फैल गया था और एक्सीडेंटली आग लग गई। अब दोस्तों इनिशियली इस मामले में 498 सेक्शन 302 और सेक्शन 34 के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और इन्हीं धाराओं में चार्जशीट भी सबमिट हो गई। अब दोस्तों इसके बाद जो कोर्ट होती है वो भी चार्ज फ्रेम करती है। कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेम किया वो किया सेक्शन 498A और 304B और 34 में, यानी कि 302 की जगह 304B यानी डाउरी डेथ में इसका चार्ज फ्रेम किया गया। इसके बाद दोस्तों डिफेंस में यह कहा गया कि हस्बैंड सीडी प्लेयर को रिपेयर कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक आयरन शोल्डरिंग आयरन से सीडी प्लेयर को रिपेयर कर रहा था। पास में एक लैंप पड़ी थी, लैंप में तेल था और वो लैंप गिर गई तो वहां पर तेल फैल गया और तेल शोल्डरिंग आयरन पे गिरा, और जिसकी वजह से वहां पर एक्सीडेंटली आग लग गई और एक्सीडेंटली उसकी पत्नी उसकी चपेट में आ गई। हस्बैंड ने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया, उसने कपड़े लिए, कपड़े से उसको हक करके आग को बुझाने की कोशिश करी, और इस प्रयास में जो हस्बैंड था वो भी 60% जल गया। उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पत्नी की वहां पर डेथ हो गई और जो पति था उसको 3 महीने उपचार करने के बाद घर भेज दिया गया। अब दोस्तों जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, सेशन कोर्ट, उसने सारे एविडेंस को देखते हुए और सारे विटनेस की सुनकर सेक्शन 498A और सेक्शन 304B में अभियुक्त गणों को सजा कर दी। अब दोस्तों मामला हाईकोर्ट में गया। जो एक्यूज के वकील साहब थे उन्होंने कहा कि यहां पर केवल सजा इसलिए कर दिया ट्रायल कोर्ट ने क्योंकि मैरिज के 1.5 साल के अंदर अंदर डेथ हुई है। कहीं से भी डाउरी की डिमांड तो साबित होती नहीं है, केवल वर्बली ही कहा गया है, कहीं पर भी यह नहीं साबित हुआ कि एक्चुअल में डाउरी मांगी गई थी। और सबसे बड़ी बात मामले में यह है कि लड़की के पेरेंट्स कभी भी लड़की के घर यानी उसके ससुराल में गए ही नहीं।
अगर लड़की को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था और ये बात लड़की अपने पेरेंट्स को बता रही थी, तो जनरल और नॉर्मल रिएक्शन ये होता है कि पेरेंट्स उसी टाइम पे लड़की के घर पहुंच जाते हैं कि हमारी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो इस पूरे मामले में एक बार भी लड़की के घर नहीं गए, जिससे साबित होता है कि इस प्रकार का कोई भी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर नहीं हुआ है। अगली बात दोस्तों ये थी कि लड़की का एक एग्जाम था और उस एग्जाम का जो भी सारा खर्चा था वो उसके हस्बैंड ने उठाया, जिससे कि उसकी इंटेंशन पता चलती है। इसके अलावा दोस्तों आईओ के जब बयान हुए तो उसके क्रॉस क्वेश्चंस में यह मालूम चला कि आईओ ने घटना स्थल पर एक लैंप बरामद की थी, शोल्डरिंग आयरन बरामद किया था, एक एक्सटेंशन प्लग बरामद किया था, यानी कि जिससे साफ पता चलता है कि डिफेंस में जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं सत्य थी। अब दोस्तों हाईकोर्ट ने इसके अलावा सारे एविडेंस और क्रॉस भी देखे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग एक ऐसा माध्यम होता है जहां पे यदि कोई झूठ बोल रहा है तो वो झूठ बाहर निकल करके आ जाता है। तो हाईकोर्ट ने जब इसकी बारीकी से जांच करी तो पाया गया कि ये मामला गलत है, बल्कि जो पति था उसने पत्नी को बचाने का प्रयास किया, जिसके प्रयास में वो खुद भी झुलस गया। तो ऐसे मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जितने भी अभियुक्तगण थे उन सबको बरी कर दिया और लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। अब दोस्तों पूरे मामले को ऊपरी तौर पर देखने से लगता है कि डाउरी डेथ है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। जब भी लड़की की डेथ होती है तो उसके और भी रीजन हो सकते हैं। यह भी होता है कि डाउरी डेथ हो, कई मामलों में ऐसा होता है कि लोग लालची होते हैं और अपनी लालच में आकर के लड़की के साथ ऐसा कार्य कर देते हैं, ऐसा एक्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक्सीडेंटली होता है या भाग्य में ही लिखा है, कुछ ऐसा हो गया, तो तब भी ससुराल वाले सारे फंस जाते हैं, चाहे उनका हाथ हो या ना हो। तो ऐसे केस में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि खास तौर पे आप लोगों के बीच में विवाद चल रहा है और लड़की बार बार सुसाइड की धमकी दे रही है, तो उससे बेहतर है कि आप उससे अलग हो जाइए, उसको उसके मायके छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आपके घर पे रहते हुए ऐसा कुछ भी हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप उसमें फंसेंगे। इस मामले में भी अगर आप डेट्स को ध्यान में रखें तो ये मामला कितने साल चला है, देखिए 2009 का मामला है, 2021 में हाईकोर्ट का जजमेंट आ रहा है, यानी कि 2009 से 2021 12 साल हो गए मामले को चलते हुए लगभग। और अभी हो सकता है पार्टी इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाए, तो फिर इसमें आप और 4-5 साल ऐड कर लेना। अगर आप वहां से भी बरी हो गए तब भी आपकी लाइफ तो खराब हो ही गई, आपके जीवन के 10-15-20 साल तो इसमें चले ही गए। तो इसलिए दोस्तों बेहतर है कि इन चीजों से इनिशियल स्टेप पर ही अगर आप बच जाएंगे, यहां तक कि नौबत ही मत आने दीजिए। आपके मैट्रिमोनियल विवाद में यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो बेहतर विकल्प है आप अलग हो जाइए। और दोस्तों आप लोगों की और हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस जजमेंट को पढ़ के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।